हेलो नमस्कार। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग नया टॉपिक है जेनेटिक्स। पिछले टॉपिक्स में हम लोग पूरे अच्छे से कोशिका के बारे में देख लिए हैं। अब जेनेटिक्स के बारे में देखते हैं। जेनेटिक्स होता क्या है? ये जेनेटिक्स जो है ना, जेनेटिक्स मतलब अनुवांशिकी, ये कुछ नहीं है भाई। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम उत्तरोत्तर पीढ़ी मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, समझ रहे हैं ना? उत्तरोत्तर, शुद्ध हिंदी यही होगा, उत्तरोत्तर पीढ़ी। मतलब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उत्तरोत्तर पीढ़ी में होने वाली विभिन्न लक्षणों की वंशागति व भिन्नताएं, यानी उनके हेरिडिटरी प्लस वेरिएशंस, भिन्नताएं का अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकी कहलाती है। यानी मैं फिर से इसका अगर क्रक्स में डेफिनेशन बोलूं तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम उत्तरोत्तर पीढ़ियों में होने वाली विभिन्न लक्षणों की वंशागति व विभिन्नताएं, वेरिएशंस का अध्ययन करते हैं, अनुवांशिकी कहलाती है। अनुवांशिकी के दो टाइप हैं, में डिवाइडेड करते हैं हम लोग पढ़ने के लिए, समझने के लिए, ऐसा कुछ किया नहीं गया। पहला फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और दूसरा जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे। जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट में अनुवांशिकी, जेनेटिक्स के फादर जो हैं, किसे कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये पादरी थे। कहाँ के पादरी थे भाई? ऑस्ट्रिया के पादरी थे। और इसने क्या किया? जो वंशागति के नियमों का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जो है, यही ग्रेगर जॉन मेंडल महोदय ने किया, जिसके कारण इन्हें जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और जो कि ये मेंडल जो थे, जो कि ऑस्ट्रिया में एक पादरी थे, पादरी या पुजारी भी बोल सकते हो आप, पुजारी। और इसने क्या किया ना, जो पी प्लांट, मटर के पौधे, इसने जो है मटर के पौधे पर जो है अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग किया। मेंडल को जीन व क्रोमोसोम की संरचना के संबंध में कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन बात यह है, जो मेंडल ने सर्वप्रथम एक जोड़ी विपरीत गुणों और फिर दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागति का अध्ययन किया, जिनमें मतलब विपरीत गुणों की एक जोड़ी विपरीत गुणों को जब लिया तो एक संकरीय क्रॉस, और दो जोड़ी विपरीत गुणों की वंशगति को जब लिया तो द्विसंकरीय क्रॉस का आभास हुआ, जिसको कि उसने वो नाम ही दे दिया, एक संकरीय क्रॉस और द्विसंकरीय क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। यानी ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो ये हो गई उनके छोटे छोटे पॉइंट। लेकिन इसमें मेनली जो एग्जाम में जहां से हम लोग को सवाल रहता है, वहां पे एक चीज आपको गौर करना है, जो अनुवांशिकी जो है जीवों या जैविक प्रजातियों के बीच जो है समानता और विभिन्नता के बारे में बताता है, और इंट्रा स्पेसीज, अंतरा प्रजाति और अंतर प्रजाति, इंटर स्पेसीज, दोनों की बात करता है। कारण क्या है, इसके बारे में ही हम लोग चर्चा करेंगे। अब आपको मैंने ये संकरण के बारे में बताया। जो संकरण जो है, हाइब्रिडाइजेशन जो है, इसमें लैंगिक प्रजनन में सक्षम सदस्य समान प्रजाति, अत्यधिक निकट की प्रजातियों की, और तीसरा बात, सदस्य विपरीत गुणों वाले होने चाहिए। ये बात होना चाहिए। ठीक है, शर्तें बोल सकते हो आप। फिर क्या हुआ ना,
जो अध्ययन की सुविधा के लिए अनुवांशिकी को, जेनेटिक्स को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, एक पारंपरिक अनुवांशिकी और दूसरा आधुनिक अनुवांशिकी। पारंपरिक अनुवांशिकी जो है ये मेंडल के नियमों पर आधारित है, जिसे मेंडेलियन जेनेटिक्स बोलते हैं। वहीं अनुवांशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत पर जो आधारित है उसको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसको जो है प्रस्तुत करने वाले जो थे वो थे सटन एंड बोवेरी। इसने जीन को इकाई बना और गुणसूत्र क्रोमोसोम को आधार मानकर ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, कौन सा सिद्धांत भाई? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अनुवांशिकता के गुणसूत्रीय सिद्धांत पर आधारित बताया था आधुनिक अनुवांशिकी में। वहीं मेंडेलियन जेनेटिक्स जो है ये जीन को अनुवांशिकी का आधार माना गया है। जीन को अनुवांशिकी का आधार माना गया है और आधुनिक में जीन को क्या माना गया है? इकाई माना गया है। यही बात है। अब ये एक दो चीज जो अपने लोग को जानने की जरूरत है, वैसे पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन एक छोटे से पॉइंट को अगर बात करें, मतलब वो मटर का पौधा पे रिसर्च किया था, सही बात है, लेकिन वो रिसर्च में ये देखा जो लंबा और बोना, मैं एक एग्जांपल से देखता हूँ। मान लीजिए जो एक बंदा एक है और दूसरा ये हो गया, ये लंबा है और इस लंबा है तो इसलिए हम बड़ा बड़ा टी दे रहे हैं। ठीक है, और ये छोटा है इसलिए इसे छोटा छोटा टी दे रहे हैं। अब पहली पीढ़ी में अगर ये दोनों जुड़ेगा, एक दूसरे से संबंध बनाए, तो सभी पौधे जो है वो लंबे होंगे। ठीक है, और अगर फिर दूसरी पीढ़ी में जो आएंगे ना, दूसरी पीढ़ी, फर्स्ट पीढ़ी यानी F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी, और दूसरी F2 पीढ़ी, F2 जनरेशन में जो है क्या हो जाएगा, जो T और इन T की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा ना, ये TT मतलब लंबा होने 50-50 में आ जाएगा भाई, यहां पे देख रहे हो ना। या दूसरा कंडीशन और क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन TT मतलब चारों कंडीशन यहां पे आ रहा है। आप नहीं समझे होंगे ये जो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं जो ये क्रॉस पे उन्होंने ये रिसर्च किया था, जो केवल एक लक्षण ही वंशावृत्ति का ही अध्ययन किया। मेंडल ने मटर के दो प्रजाति जो है लिया, TT लंबा वाला और बोना वाला, बोना को मैंने छोटका टी से लिखा, और इसको क्रॉस कराया तो पाया जो F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या थे, सभी पौधे जितने भी पौधे थे वो टोटल का टोटल लंबे थे। F1 पीढ़ी का स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, तो F2 पौधों का जो है F2 पौधे, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F2 पौधे का जो अनुपात है 3:1 हो गया, यानी 3 में से 1 उसके जैसा होगा। 3:1 हो गया है, देख रहे ना, 1 2 3 4, 3 1 4, 3 फिर 1 उनके जैसा। क्लियर बात? यही बताना चाह रहे थे। वैसे इससे ज्यादा सवाल उतना डिटेल में मुझे नहीं लग रहा है पूछेंगे, लेकिन फिर भी इसी सब में पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं मेनली जहां से अधिकतर सवाल रहता है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर अनुवांशिकी विकार या अनुवांशिकी रोग, इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इसका वजह भी है पूछने का। ये मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर जो है यहां भी दो भागों में डिवाइडेड किया गया है, एक मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर और दूसरा गुणसूत्रीय अनुवांशिकी विकार, क्रोमोसोमल जेनेटिक्स डिसऑर्डर। अब मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर में एकल जीन में दोष के कारण उत्पन्न विकार को मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर बोलेंगे,
वहीं गुणसूत्रों की संख्या में अनियमितता अथवा संरचना में दोष के कारण जो विकार उत्पन्न होता है वो गुणसूत्रीय अनुवांशिकी विकार। दोनों को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। मेंडेलियन अनुवांशिकी विकार। मेंडेलियन अनुवांशिकी विकार जो है, इसमें क्या होता है ना, ये आप देख रहे हैं ना, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से जुड़े हुए हैं, ये इस टाइप से हो जाता है, मतलब डिसऑर्डर हो जाता है। डिसऑर्डर हो जाता है तो फिर क्या प्रॉब्लम आ जाता है ना। मेंडेलियन अनुवांशिकी विकार को यहां पे हम लोग देखते हैं। अच्छा, मानव शरीर में कितना गुणसूत्र? 46। तो कायिक गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र, ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स से क्या होता है ना, शारीरिक संरचना के विषय में सूचना मिलता है, और ये स्त्री और पुरुष में समान रहेगा तो संख्या कितना? 44। और दूसरा होता है लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में होता क्या है, लैंगिक गुणों का निर्धारण जो है सेक्स क्रोमोसोम से ही होता है। स्त्री पुरुष में अलग अलग संख्या कितना? 2। स्त्री में XX और पुरुष में X और Y। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक ज्ञान जो मनुष्य में है, चल रहा है। अब होता क्या है, जो जीन गुणसूत्र पर अवस्थित होता है। गुणसूत्र 2 प्रकार के हैं। तीसरा बात, मेंडेलियन अनुवांशिकी विकार एकल जीन में दोष से उत्पन्न होता है। अब ये कैसे भाई? आप ये चीज देखा, जो लिंग का जो निर्धारण हो रहा है किससे हो रहा है? ये जो 2 गुणसूत्र हैं, सेक्स क्रोमोसोम, इस यहीं से लिंग का निर्धारण हो रहा है। अब ये सेक्स लिंक्ड X और Y है। अब होता क्या है ना, ये X में भी प्रॉब्लम आ सकता है और Y में भी आ सकता है। तो अगर इन दोनों में से किसी में अगर आता है तो लिंग संलग्न अनुवांशिक विकार बोलेंगे उसको, सेक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर। और अलिंग सूत्र संलग्न अनुवांशिक विकार, ऑटोसोम्स जेनेटिक डिसऑर्डर, ये जो है आपके ऑटोसोम्स वाले जितने भी हैं, 23 है ना, यानी 22 और 11, तो मतलब ये 22 में से किसी में भी हो सकता है। अब मेनली जो हम लोग बात कर रहे हैं मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर में, इसमें सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। तो सेक्स लिंक्ड में 2 एग्जाम्पल मैं तौर पे देखता हूँ, और यही एग्जाम में भी पूछता है। कलर ब्लाइंडनेस, नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, और एक है दूसरा है हीमोफीलिया। ये सेक्स लिंक यानी मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर का परिणाम है। ऑटोसोमल में बात करें तो ऑटोसोमल जो है ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन देखते हैं इसका एग्जांपल। सिकल सेल एनीमिया, दात्री कोशिका अरक्ता, हिंदी इससे बढ़िया इंग्लिश याद रखिए आप, सिकल सेल एनीमिया होता है। दूसरा थैलीसीमिया। तीसरा बात सिस्टिक फिब्रोसिस और फेनलकीटोनुरिया, ये भी एक बीमारी है। अब बात करते हैं इन बारी बारी से, सिस्टिक फिब्रोसिस, फेनलकीटोनुरिया और सेक्स लिंक्ड मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें एग्जांपल आपको मैंने दिखाया। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया लिया हूं, तो कलर ब्लाइंडनेस जो है ये रेटिना में होता है। अब इसमें क्या होता है ना, जो वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जो है ये रेटिना में होता है। रेटिना में कोन सेल्स और रॉड सेल्स, शंकु कोशिका और शलाका कोशिका दोनों होते हैं, लाइट विजन और डार्क विजन। तो वर्णांधता बोलते किसको भाई? जीन दोष के कारण व्यक्ति सामान्य प्रकाश में रंग अवबोध की क्षमता खो देता है, यानी उसे पता नहीं चल पाता है जो कौन सा कलर को यानी पहचान नहीं पाता है वो। तो जीन दोष के कारण व्यक्ति सामान्य प्रकाश में रंग अवबोध की क्षमता खो देता है, वो वर्णांधता है, कलर ब्लाइंडनेस। अब X गुणसूत्र पर स्थित जीन में दोष के कारण उत्पन्न होती है ये।
एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन में दोष के कारण होता है। तो अब आपके माइंड में ये चीज चला होगा, देखिएगा, क्योंकि एक्स एक्स जो है, मेनली बात ये रखना है, जो एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन में दोष के कारण उत्पन्न होती है, तो महिला में जो है एक्स एक्स होता है और पुरुष में एक्स वाई होता है। सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहा हूं मैं। सामान्य महिला एक्स एक्स, वाहक अगर होगा एक्स एक्स वाहक हो सकता है, और फिर जो है वाहक बनने के बाद महिला जो है, महिला भी वर्णांधता से पीड़ित हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही विरल स्थिति है, न के बराबर। क्लियर बात। वहीं पुरुष में अगर आए तो पुरुष में सामान्य क्या होता है क्रोमोसोम, एक्स वाई, समान एक्स वाई। अब अगर इसके एक्स में अगर हो जाएगा कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता हो जाएगा, क्योंकि यहां पे आपने महिला में देखा जो दोनों इसका एक्स क्रोमोसोम है, तो दोनों जगह एक्स क्रोमोसोम है, तो एक में अगर हो रहा है तो वाहक बन रहा है, कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पे अगर एक में हो गया तो फिर तो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है ही नहीं इनके पास, फिर तो ये वर्णांध हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। यानी पुरुष में, मैक्सिमम पुरुष में ही होता है, महिला में होने की चांसेस बहुत ही विरल स्थिति में होता है यहाँ। क्लियर बात। नेक्स्ट जो बीमारी था वो मैंने बताया आपको, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जो यह एक ऐसा रोग है जिसमें छोटी मोटी चोट लगने पर बहने वाले रक्त का थक्का नहीं बन पाता और रक्त लगातार जो है बहता रहता है, जिस कारण इसे जो है रक्त स्रावन रोग भी कहा जाता है। और एक बात यह है कि अगर इसका उपचार जल्दी नहीं किया जाए तो रोगी मर भी जाता है। चोट लगने पर सामान्य रूप से रुधिर का थक्का 5 से 6 मिनट में जम जाता है या जम जाना चाहिए। और आप देखे होंगे जो रुधिर का बहाव बंद हो जाता है मतलब 5-6 मिनट में। लेकिन हीमोफीलिया अगर किसी पर्सन को है, हीमोफीलिया रोगी के रक्त का रुधिर का थक्का जमने में सहायक तत्व जो है उपस्थित नहीं होता है, और इस रोग को जो है मतलब हीमोफीलिया ए कहा जाता है। मतलब इसमें भी ए है, बी है। तो खैर देखिए, हीम जो है हीमोग्लोबिन यानी रक्त से संबंधित है। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। फैक्टर 8 और 9 को संश्लेषित करने वाले जीन में दोष के कारण उत्पन्न होता है। ये फैक्टर 8 और 9। प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट पीटीसी में विकार से भी हीमोफीलिया रोग होता है। पीटीसी का फुल फॉर्म भाई प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कंपोनेंट। अब ये मैं बताना चाह रहा हूं, आपको ये याद ही रखिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको समझाने लगूं फैक्टर 8 और 9 तो चला जाएगा 15 मिनट इसी में, इसलिए याद कर लीजिए। रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक फैक्टर 8 तथा 9 को संश्लेषित करने वाले जीन में दोष के कारण उत्पन्न होता है क्या, हीमोफीलिया। सर्वप्रथम ब्रिटेन के राज परिवार में पता चली थी, इसलिए इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। क्लियर बात। दूसरी बात यहाँ पे एक चीज, हाँ, घाव लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, ये तो आपको बताया ही। दूसरी बात ये रखना, ध्यान रख लेना है, जो समानता यह स्त्रियों में नहीं पाया जाता है, अधिकांशतः पुरुष में पाया जाता है। और स्त्रियां हीमोफीलिया की केवल वाहक होती है, जो आने वाली पीढ़ी में इस रोग के जीन को पहुंचाने का कार्य करती है। यदि स्त्री में भी दोनों जीन रोग वाले हो तो यह रोग स्त्री में भी हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, क्योंकि 1 मिनट लगेगा। एक हीमोफीलिया से ग्रस्त पुरुष समान स्त्री से विवाह करता है तो संतानों में रोग की क्या स्थिति हो सकती है। अगर मैं ऐसा आपसे बोलूं, जो मतलब यहां पे मैं समझा देता हूं, जो एक पुरुष जो है, पुरुष है तो पुरुष का XY रहेगा, और महिला है, सामान्य महिला है तो XX रहेगा। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, जो अगर हीमोफीलिया से पुरुष ग्रस्त है, हीमोफीलिया से H लिख रहा हूं मैं, हीमोफीलिया से पुरुष अगर ग्रस्त है और महिला सामान्य है,
तो ये X और X जो बनेगा, अब ध्यान दीजिएगा, X हीमोफीलिया, X यानी समान परंतु वाहक मादा शिशु हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वाहक बन रहा है ना यहाँ पे, लेकिन अगर यहां से Y गया और यहां से X Y, कोई फर्क पड़ेगा? समान रहेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो ये X और ये X अगर आ जाएगा, X हीमोफीलिया और X, तो यहां भी वाहक होगा। मतलब आप कह सकते हैं जो पुरुष हीमोफीलिया से ग्रस्त हैं, अतः पुरुष का जीनोटाइप तथा स्त्री सामान्य है, तो उसका जीनोटाइप XX होगा। बात समझिए, यानी कि ये जो है XX हो रहा है, XX हो रहा है, तो ये तो लेडीज में तो वाहक का काम कर रही है ना, और यहां पे देख रहे हैं जो ये पुरुष में कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये X वाला ले रहा है इसमें। मतलब जीनोटाइप जो है XX होगा। मैं अब बात करता हूं, ये सेक्स लिंक्ड हार्मोन की बात कर लिया। दूसरा बात मैं करता हूं ऑटोसोमल मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर, ऑटोसोमल मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें मैंने आपको 4 बीमारी का नाम बताया था, ठीक है। उस 4 बीमारी में जो है आपको ध्यान देना है, पहला बीमारी मैं ले रहा हूं, पहला बीमारी ले रहा हूं सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया जो है, यह रोग रक्त के लाल यानी आरबीसी से संबंधित है, और इस रोग में रोगी के जो आरबीसी होते हैं, हीमोग्लोबिन की संरचना में आए विकार के कारण जो है मुड़ जाता है, और ये हसियाकार मतलब होकर निरर्थक हो जाता है। ऐसे देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे बनाया हूं। तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ये दोनों जो है रक्त से संबंधित है, हीमोग्लोबिन से संबंधित है और रक्त से संबंधित है, ये चीज ध्यान रख लेना है। लेकिन आपके थैलेसीमिया के बारे में भी देखेंगे अभी हम लोग। अब ये सिकल सेल एनीमिया जो है, ये पहले सही रहता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि ये विकार आने से, हीमोग्लोबिन की संरचना में विकार आने से ये हास्याकार रूप, देख रहे हैं ना, हास्याकार रूप ले लेता है। हास्याकार रूप ले लेता है तो फिर क्या होता है, इससे रोगी जो है आरबीसी दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन संश्लेषण के कारण विकृत हो जाता है। वहीं अगर हीमोफीलिया की अगर बात करें, हीमोफीलिया की, तो हीमोफीलिया में क्या होता है ये आप देख चुके हैं। और थैलेसीमिया जो है, हीमोग्लोबिन का गंभीर रूप से कम संश्लेषण, यानी हीमोग्लोबिन से दोनों संबंधित है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया दोनों, लेकिन हीमोग्लोबिन का गंभीर रूप से कम संश्लेषण जो होता है, तो वही थैलेसीमिया होता है, और गंभीर रूप से रक्त की कमी हो जाता है इसमें, किसमें? थैलेसीमिया में। और मतलब यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे देखा गया है मरीज जिनकी कि थैलेसीमिया से मृत्यु भी होता है। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, जो आपने देखा जो दोनों हीमोग्लोबिन से संबंधित है, और आरबीसी से रिलेटेड जो है ये कौन सा है? सिकल सेल एनीमिया। और हीमोग्लोबिन में जीन में उत्परिवर्तन, म्यूटेशन के कारण विकार उत्पन्न हो जाता है। अब हम बात करते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस की। सिस्टिक फिब्रोसिस, ये सिस्टिक फिब्रोसिस जो है ये मुख्य रूप से शरीर में उपस्थित श्लेष्मा रेशेदार तथा दानेदार हो जाता है। शरीर में उपस्थित श्लेष्मा रेशेदार तथा दानेदार हो जाता है, जिससे क्या होता है, श्वसन तंत्र तथा पाचन तंत्र में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिनाइली कीटोन्यूरिया। प्रोनाउंसिएशन को मैं लिख देता हूं, फिनाइल कीटोन्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, या इसको शॉर्ट में पीकेयू भी बोलते हैं, पीकेयू। ठीक है, इस रोग में जो है फिनाइल एलिनिन
हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम, PLH रहता है, PLH, ठीक है, नामक एंजाइम का संश्लेषण या निर्माण करने वाले जीन के दोनों जो एलील हैं वो अप्रभावी होते हैं। मेनली यहां पे ध्यान ये दे देना है, जो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है ये प्रोटीन उपापचयों से संबंधित समस्या है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। फेनिल एलिमिने नामक एमिनो एसिड, फेनिल एलिनेन नामक एमिनो एसिड से इसमें अप्रभावी होता है। और एक चीज ध्यान ये देना है, जो इस एंजाइम के अभाव में शरीर में फिनाइल एलेनिन नामक एमिनो अम्ल का उपापचय नहीं हो पाता है और इसकी मात्रा रक्त में बढ़ने लगती है। और यह फिनाइल एलेनिन जो है, फिनाइल एलेनिन ये क्या करता है ना, जो मस्तिष्क के तंत्रिका ऊतकों में जमा हो जाता है, जिससे बच्चों में मंद बुद्धि आ जाती है, बच्चों की वृद्धि में बाधा आती है। पसीना देखते होंगे, बहुत बच्चे ऐसे रहते हैं जिसका कि हाथ में पसीना आ जाता है, पैर में भी पसीना आ जाता है थोड़ा देर बैठने के बाद। मूत्र जो है बदबूदार हो जाता है। यह रोज लगभग 18,000 व्यक्तियों में से एक में होता है। आप समझ सकते हैं कितना अंदाजा, मतलब 18,000 व्यक्तियों में से एक को होता है, मतलब बड़ा गंभीर बात है भाई। तो ये आप लोगों जो है, मतलब जो भी विकार था, कौन सा विकार, विकार में आपने देखा जो मैंने बात किया था, जो शारीरिक संरचना से कायिक गुणसूत्र या अलिंग गुणसूत्र, ये मेंडेलियन अनुवांशिक विकार। तो मेंडेलियन अनुवांशिक विकार से रिलेटेड जितने भी मतलब बीमारी था, मतलब प्रमुख वो हम लोग देखें। और नेक्स्ट जो देखेंगे वो गुणसूत्रीय अनुवांशिक विकार से कौन कौन से बीमारी हैं उनके बारे में मतलब देखेंगे। तो इसके लिए जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।